और कई सारे लोगों के सवाल हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से मार्च 2020 के बाद कैश के ट्रांजैक्शन में करीब मुझे लगता है 27 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इससे लगता है कि लोग फिर से कैश की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जब आप मोटे कैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप नियम को नहीं पालन करते हैं तो कई बार आपको टैक्स की देनदारी भारी भरकम चुकानी पड़ सकती है। कोहली साहब, थोड़ा इस मुद्दे को समझा दीजिए, क्योंकि देख रहा हूँ कैश ट्रांजैक्शन फिर से बढ़ने लगा, जो आरबीआई की रिपोर्ट खुद कहती है। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण। और ये कैश के ट्रांजैक्शन जो कि मार्च 2020 में आपने बिल्कुल कहा करीब 24-25 लाख करोड़ के बीच में कैश इन सर्कुलेशन था, वो 1 जनवरी 2021 को 27 लाख क्रॉस कर गया। इसका मतलब कैश का प्रचलन अभी भी बहुत है, जबकि आयकर में कैश के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। और गए जमाने जब आप रोकड़ा जेब में लेके चलते थे, मुझे लग रहा है इतने आजकल विकल्प उपलब्ध हैं। जी हाँ, अगर 2000 रुपए से ऊपर आप कहीं डोनेशन करते हैं, मैं लक्ष्मण नीचे से ऊपर चलता हूं, 2000 रुपए की कहीं फालतू आप डोनेशन कैश नहीं कर सकते। 5000 रुपए से ऊपर आप मेडिकल खर्चा 80D क्लेम कर रहे हैं तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। उसके ऊपर चले 10,000 रुपए से अगर आप बिजनेस में कैश खर्चा ज्यादा करते हैं तो वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाता है। 20,000 रुपए से अगर आप लोन या डिपॉजिट किसी को देते या लेते हैं तो वो अलाउड नहीं है, उसमें उतनी ही पेनल्टी है जितना आप लेन देन करते हैं। 50,000 रुपए से ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज कैश जाके नहीं ले सकते हैं। इससे ऊपर चले लक्ष्मण तो 2 लाख रुपए तक से ऊपर की आप परचेज नहीं कर सकते हैं आप कैश में। तो भला प्रश्न ये उठता है कि हम घर में अगर किसी के कैश मिलता है लक्ष्मण, तो उसमें घर में भला क्यों कैश रखा हुआ है इतना, तो उसमें आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि आप इतना कैश क्यों रखते हैं। और ऊपर चले तो बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं, 1 करोड़ से ऊपर आप निकालेंगे तो उस पर आप जानते होंगे टीडीएस आ गया है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है 3 साल, तो फिर तो ये लिमिट 20 लाख से और 1 लाख के बीच में 2% टीडीएस कट जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर 5% कट जाएगा। तो ये इतना एयर टाइट कर दिया है सरकार ने कि मुझे लग रहा है कैश में और इतने सारे विकल्प हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। गए जमाने जब कैश और चेक होते थे, ये पे वो पे, और कितने सारे वॉलेट्स आ गए हैं। मैं समझता हूं इतने विकल्प होते हुए कैश के ट्रांजैक्शंस तो हमारे करदाताओं को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए अगर बाद की समस्या से बचना है तो। बिल्कुल, तो कैश में ट्रांजैक्शन जहां तक संभव हो सके कम से कम करिए, वरना आपको टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, भले ही आप उसको अपनी आमदनी में से निकाल कर क्यों ना कर रहे हो। तो इसलिए जो टिप्स बताया कोहली साहब ने उसका खास तौर से ख्याल रखिए। वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर, और कोलकाता से विनोद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, बताइए क्या सवाल है आपके। हाँ, गुड मॉर्निंग जी नमस्कार, बताएं विनोद जी, क्या हाल है आपके। कोलकाता में तो अभी चुनाव का माहौल होगा। माहौल बहुत जोर पे है। बहुत जोर पे है। कलकत्ता में हमारे इलाका में 26 तारीख को है, 26 अप्रैल को। अच्छा। और बाकी जगह में चल रहा है, आज भी चुनाव चल रहा है। चुनाव के माहौल में आपको अपने टैक्स की चिंता है, बताइए क्या क्या उलझन है आपकी। सर, हमारी उलझन है कि मैं कलकत्ता में जादवपुर में रहता हूँ और हमारी जो फ्लैट है वो हमारे मिसेज के नाम में है। ठीक है। एवरी मंथ में हाउस रेंट कंपनी से मुझे मिलती है, लेकिन मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या मैं मिसेस को हाउस रेंट दे सकता हूँ? अगर हाँ तो कितने रुपए लिमिट होगा? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमारा बेसिक का 50% हाउस रेंट मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, कोहली साहब जवाब देंगे। कोहली साहब बताइए। जी हाँ विनोद जी, देखिए पति पत्नी कहा जाता है कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पर आयकर के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जॉइंट मकान में रहते हैं या पत्नी के नाम मकान में रहते हैं, इसमें विनोद जी आप रेंट रसीद ले सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि आप बकायदा रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में रेंट ट्रांसफर होना चाहिए। परंतु, अब यह परंतु बहुत ध्यान से सुनने वाला है, कि अगर इस मकान की खरीद में आपका पैसा भी लगा है, मतलब आपकी पत्नी का सेल्फ अर्न, खुद का कमाया हुआ या खुद की सेविंग्स के अलावा आपका पैसा भी लगा हुआ है, मान लीजिए आधा आपका लगा हुआ है आधा उनका, तो जितना आप रेंट देंगे ना विनोद जी, उसका आधा आपकी इनकम में जाके वापस जुड़ जाएगा सेक्शन 64 के अंतर्गत। तो इस बात पे ध्यान रखिए। और अगर आपका नहीं लगा हुआ है या कुछ अंश लगा हुआ है तो उस अंश का आप बेनिफिट ले सकते हैं, पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पेमेंट बकायदा बैंक से जानी चाहिए, और एक रेंट रिसीट जरूर आप अपनी पत्नी से ले लीजिए। पत्नी को कितना अच्छा लगेगा बुरा लगेगा उसमें हम दखल नहीं देते हैं, वो बिल्कुल आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो इन्होंने तरीका समझाया उसका पालन करेंगे तो हो सकता है कि आप टैक्स बचा भी पाएंगे। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप रेंट रिसिप्ट आप ले भी सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा भी सकते हैं। फिलहाल ये सारे सवाल थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, अब बारी है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की।
चलिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से शैलेंद्र सिंह तिवारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है जी। और मेरा एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। और अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कैसे करूं। लाइक हर मंथ में पेमेंट करूं, फर्स्ट 2 मंथ की लायबिलिटी को पेमेंट कैसे किया जाए, फर्स्ट 2 मंथ एवरी मंथ या लास्ट 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद इसको किया जाए, इसके बारे में बता पाएंगे आप? बिल्कुल। कोहली साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पहले से इस स्कीम के बारे में बता दीजिए और फिर इनके सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल देखिए, QRMP छोटे और मझौले जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है कि उनको हर महीने रिटर्न ना फाइल करनी पड़े। इसको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट बोलते हैं, मतलब रिटर्न क्वार्टर में एक बार जाएगी, परंतु टैक्स इसका हर महीने जाएगा। वही मेरे ख्याल शैलेंद्र जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर रिटर्न क्वार्टरली जाएगी तो टैक्स मंथली कैसे जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम आपको बता देते हैं। आप 2 ऑप्शंस आते हैं उसमें मंथली पेमेंट के। एक आपको चूज करना पड़ेगा, एक होता है 35%, वो अपने आप कैलकुलेट करके पिछले क्वार्टर का लगभग 1/3 वो कैलकुलेट करके आपको खुद ही बता देगा, आप उतना टैक्स दे दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप महीने का एग्जैक्ट इनपुट आउटपुट एग्जैक्टली निकाल सकते हैं तो आप एग्जैक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो QRMP के स्कीम के अंतर्गत या तो आप 35% वाला ऑप्शन चुन लीजिए, उसमें वो अपने आप 35% पिछले क्वार्टर से दे देगा, या आप उसको स्वयं कैलकुलेट करके एक्चुअल फिगर पहले के 2 महीनों में जमा करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा और आप QRMP का पूरा लाभ उठाएंगे। शैलेंद्र जी, आपकी उलझनें दूर हो गई? जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टैक्स गुरु शो में कांटेक्ट करने के लिए। फिर भी कोई उलझन हो आगे तो आप लिखते रहिएगा, हम लोग आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। चलते हैं देहरादून, जहां से सुनील दत्त शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील जी बताइए, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार कोहली जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने एक मार्च 2020 में कमर्शियल स्पेस लिया था जिसका कि रेंट GST के साथ में पे करना था, और मैंने वो विद इन 6 मंथ्स वो खाली कर दिया ड्यू टू COVID-19, वो चला नहीं शोरूम। अब मैंने मकान मालिक को पूरा रेंट पे कर दिया है विद GST, लेकिन वो जो मकान मालिक हैं वो उन्होंने अपना GST में उसका टैक्स जमा नहीं किया है जो मैंने उनको पे किया है। अच्छा। और ना ही वो अब उसको जमा कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने शोरूम खाली कर दिया। तो अब मैं उस टैक्स का इनपुट नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप जानना चाहते हैं इनपुट कैसे लें? इनपुट कैसे लें, और अगर वो नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन GST की तरफ से लिया जा सकता है, पोर्टल की तरफ से, या मुझे अपने ही लेवल पे कुछ करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल सुनील जी, इसका एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है, पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। आपको मैं 2 तरीके बताता हूं। एक तो कम्युनिकेशन है, अभी नया एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी है पोर्टल पे, वहां जाके आप डायलॉग करें उसके साथ तो आपका डायलॉग रिकॉर्ड पे आ जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, अपने इलाके के जो GST कमिश्नर हैं, आप उनको जाके एक लिखित अर्जी दीजिए कि मैंने जो है ये पे किया है और पे करके मेरे लैंडलॉर्ड साहब इसको जमा नहीं करा रहे हैं, मैं इसका इनपुट नहीं ले, उनके खिलाफ पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है सुनील जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।